नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने वाले के पाठक की अब छुट्टी होने वाली। दरअसल वो केंद्र पर नियुक्ति पर जा रहे हैं, जिससे ये चर्चाएं तेज हो गई है कि अब के पाठक ने जो पंगा लिया था सरकार से, वो उन्हें महंगा पड़ गया है। दरअसल इससे पहले जब बिहार विधानसभा में के पाठक के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला था और उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे, तब नीतीश कुमार ने दो टूक कहा था कि के पाठक नहीं हटाए जाएंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो के पाठक के जाने की खबरें सामने आ रही है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी, शिक्षक नेता जयप्रकाश सिंह जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, क्या के पाठक को सरकार से पंगा लेना महंगा पड़ गया है? क्या के पाठक की छुट्टी तैयार? जी, बिल्कुल देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि के पाठक को लेके सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी और लगातार इस बात को लेके दबाव बन रहा था सरकार पे कि के पाठक का वहां से तबादला किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार भी लगातार उनके बचाव में आ रहे थे, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, वो उनकी ईमानदारी की बात दुहाई दे रहे थे और उनसे प्रभावित भी थे। और यही वजह है कि जब बात हद से गुजर गई और देखिए 2 दिन पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें भी मुद्दा उठा था और उसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा तल्ख अंदाज में कहा था कि इसके चलते के पाठक के चलते सरकार की बदनामी हो रही थी और उन्होंने बार-बार कहा था कि जब सदन में कही गई बातों को अधिकारी नहीं मानते हो तो कार्रवाई जरूरी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें सीधे तौर पे हटाने की बजाय मुख्यमंत्री ने बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाने के लिए ये पहले भी आवेदन दे चुके थे जिन्हें रोके रखा गया था। उसको उस पर एनओसी दे दी गई है। अब वो प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास गया है और जल्द ही इनकी जब केंद्र सरकार के पास से तैनाती हो जाएगी उसके बाद इनको यहाँ से विरमित कर दिया जाएगा। यानी कि के पाठक बहुत चंद दिनों के मेहमान हैं इस पद पर। हालांकि ये भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री छुट्टी पर जाने वाले हैं और उससे पहले नए एसीएस की तैनाती भी हो जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो विदेश यात्रा है उससे पहले नए एसीएस की तैनाती हो जाएगी और के पाठक जो है वहां से इस पद से वो हट दिए जाएंगे। लेकिन देखिए के पाठक में लाख बुराइयां थी लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी और शिक्षा विभाग भी उस बात को महसूस करता है, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल ये है कि के पाठक अब इस पद पे नहीं रहेंगे। जी, चलिए ठीक है, प्रीति शेखर जी के पास जाते हैं सीधे। प्रीति शेखर जी, क्यों जा रहे हैं आखिर के पाठक? माजरा क्या है? सबा जी, सबसे पहले बात तो यह क्लियर होना चाहिए कि के पाठक जी ने पूर्व में उन्होंने आवेदन दिया हुआ था केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उन्होंने, और बीच में किन्हीं कारणों से वो उनको प्रतिनियुक्ति नहीं दी गई थी, लेकिन अब उनके आवेदन को स्वीकार किया गया है और वो उनकी इच्छा के अनुरूप हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि उनकी जाने से या कोई प्रभाव आज की वर्तमान परिस्थिति पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू की जो सरकार चल रही है वो सशक्त रूप से चल रही है, की बातों को गंभीरता से रख भी रहे और उनकी बातों को लोग पालन करें, सिस्टम के तरफ से पालन हो, इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। इसीलिए ऐसे मतलब अगर के पाठक जी कहीं जाते भी हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी शिक्षा विभाग पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा, क्योंकि जो भी अधिकारी आएंगे वो पूरे सिस्टम से चलेंगे और जो अपेक्षाएं हैं शिक्षकों की, छात्रों की और जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहीं और चले जाएंगे। ये सवाल है। चलिए ठीक है, सौरभ जी, क्या के पाठक के जाने के बाद शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा बिहार में? क्या हाल रहेगा? दुरुस्त रहेगा या फिर? जी सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस पैनल में जुड़े हुए सारे साथी ये समझते हैं या मैं भी समझता हूँ कि के पाठक सर के रहने से या चले जाने से शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विधानसभा के पटल पर दिए गए वक्तव्य और स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो विवाद था उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्यालय चलेगा, परंतु इस बात पर अड़े थे कि नहीं। और एक चिट्ठी भी वायरल हुआ था शिक्षा विभाग से कि स्कूल की टाइमिंग जो है अब 15 मिनट पहले यानी 9 सवा 9 में आना है, 9:45 में आना है,
तो अब तो चीजें क्लियर हो गई ना। और उसी 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 चिट्ठी को ये लोग फर्जी बता दिए। के पाठक सर की तरफ नोटिस आया कि नहीं ये वायरल फर्जी है, ये सब चीज जो चीजें है, तो अब क्लियर हो गया है। लेकिन जो मेन इशू है ना, के पाठक रहे ना रहे उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, कोई भी आए। लेकिन जो मेन इशू है, जिस समस्या पर बात करनी चाहिए थी, उस समस्या पर बात नहीं हो रहा है। कभी स्कूल के टाइमिंग को लेकर आपको, अरे भाई शिक्षकों को, शिक्षक तो तैयार है, आप 9 बजे बुलाइए, 10 बजे बुलाइए, 11 बजे बुलाइए, जितने बजे बुलाना है बुला लीजिए। इसको ले आपस में विवाद तो आप ही लोग खड़ा किए हुए हैं। सरकार की तरफ से चिट्ठी निकलती है कुछ, मुख्यमंत्री बोलते हैं कुछ। जब शिक्षा विभाग को इज्जत बचाना है मुख्यमंत्री जी का, कि दिए गए सदन के पटल पर जो मुख्यमंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे और शिक्षा विभाग को मानने को तैयार नहीं थी, तो बात अब क्लियर हो गया कि भाई मुख्यमंत्री तो सर्वोपरि है, मुख्यमंत्री जी के बातों का ही कहा सुनी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है के पाठक जो मुख्यमंत्री जी के नाक के बाल बने थे और आज गले के फांस बने हैं, दोनों लोग विधानसभा विधान परिषद में तमाम नेता जो है बिल्कुल विरोध में खड़े थे के पाठक का। और के पाठक तो लगातार शिक्षकों का अपमान कर रहे थे, कभी मोटा, गेंडा, हाथी और क्या 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 आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे लगता है कि जो मेन इशू है, कभी बोरा बेचने के नाम पर विवाद हो जाए, कभी हिंदू के पर्व त्योहार में कटौती की जाए उसको लेकर विवाद हो जाए। लेकिन मेरा जो ऐसा मानना है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर पलटी मारी, चाहे पहले महागठबंधन की सरकार हो, चाहे आज एनडीए की सरकार हो। प्रीति शेखर जी से पूछिएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर लगातार एनडीए के बड़े नेता, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे सुशील कुमार मोदी जी हो, बोलते थे। आज क्या हो गया भाई? आज तो आप सीधे पलटी मार गए अपनी बातों से कि नहीं अब तो नहीं निकलेगा रिजल्ट, और तीसरे फेज की बहाली का दुहाई देंगे कि अब तीसरे फेज की बहाली की परीक्षा भी शुरू होने वाली है। हम लोगों का मानना है कोई भी रहे, किसी की भी, कोई भी विभागीय सचिव रहे, उसकी जिम्मेवारी बनती है विभाग के कामों को देखना। तो के पाठक तो इतने पावरफुल हो गए थे कि वो मुख्यमंत्री की बात का अवहेलना कर दे। तो मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं होता है किसी भी स्टेट में, इतना ध्यान उनको रखना चाहिए था। लेकिन इतना जरूर है कि TRE 1 में से लेकर TRE 2 तक जो क्रेडिट के पाठक को मिला था, जो मुख्यमंत्री जी उनको दे रहे थे, शाबाशी भी दे रहे थे, पीठ थपथपाए थे, उसी का नतीजा है कि के पाठक मुख्यमंत्री जी के बातों का अवहेलना कर दिए। लेकिन हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर पलटी मारना, STT अपियरिंग को मौका नहीं देना, और कई बड़े फर्जीवाड़े हुए हैं TRE 1 से लेकर TRE 2 तक। STT फेल, सीटेट फेल, नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा जो मामला चल रहा है वो भी आप क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो क्रेडिट कौन लेगा? महागठबंधन की सरकार ले या एनडीए की सरकार ले? हम लोग का स्पष्ट मानना है के पाठक रहे ना रहे, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि किसी भी तरह के धांधली प्रक्रिया अगर शुरू होगी शिक्षा विभाग या अन्य विभागों में, हम लोग डटकर खड़े हैं। और नियोजित शिक्षकों के मामले पर जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए था, नहीं दिया गया, परीक्षा ले रहे हैं और शर्त है कि अगर फेल करेंगे तो नौकरी से हटाया जाएगा। इस मामले में भी अभी तक एनडीए सरकार कोई पहल नहीं कर पाई है। मुझे लगता है सब मामलों पर के पाठक का मुद्दा एक छोटा मुद्दा है, बहुत बड़े मुद्दा का सॉल्यूशन करना आज एनडीए सरकार की जिम्मेवारी है, जिस पर ध्यान आकृष्ट कराना आपका, मेरा, सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए अब सवाल सीधे एनडीए से है, न कि महागठबंधन से। बिल्कुल, चलिए ठीक है, जयप्रकाश सिंह जी का रुख करते हैं। जयप्रकाश जी, क्या लगता है आपको नए एसीएस के आने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा? सबसे पहले मैडम की जो एसीएस साहब के पाठक सर थे, ये मात्र 1.5 साल से थे। क्या 1.5 साल पहले शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी? क्या ये एनडीए गवर्नमेंट और नीतीश सरकार इस बात को मान रही है कि 1.5 साल पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी बिहार की पूरी तरह से चरमराई थी, कि जो 1.5 साल इनके आने से सुदृढ़ हो गया? ये तो कतई नहीं है। और अगर ऐसा था तो हमको लगता है कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि मात्र मैंने 1.5 साल में पढ़ाई कराई, इसकी पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी पूरी तरह से ध्वस्त थी। दूसरी चीज कि कौन एसीएस आ रहे हैं, कौन जा रही है, हम लोग का मुद्दा ही नहीं है। हम लोग का मुद्दा है जो सरकार, हम लोग राजकर्मी की मांग कर रहे हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं, समान इंडेक्स में वेतनमान की मांग कर रहे हैं। उस पर क्या हुआ? आने वाले 14 से 15 दिनों में आचार संहिता लग जाएगा। यदि इन मुद्दों का हल तत्काल नहीं निकला तो फिर तो हम लोग चुनाव बाद चला जाएगा, फिर तो हम लोगों को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। और सारे चीजों को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर केवल पाठक सर को हटाकर सारे मीडिया बंधु को, सभी लोगों को वहीं पर ध्यान आकृष्ट करा दिया जा रहा है, तो हमारे तो मुद्दे गौण हो जा रहे हैं। हमें तो कभी इसी से मतलब नहीं है कि कौन एसीएस साहब रहेंगे, कौन जाएंगे। हमें मतलब है कि हमारे मुद्दों का हल कब निकलेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, अरुण जी का रुख करते हैं। अरुण जी, क्या के पाठक राजनीति का शिकार हो रहे हैं? नीतीश कुमार से पंगा महंगा पड़ गया है क्या? देखिए, के पाठक जी शिकार कहाँ हुए?
केके पाठक ने स्वीकार कर लिया मुख्यमंत्री जी के आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ है। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था सभा जी कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी आदेश करे टाइमिंग, स्कूल की टाइमिंग को लेकर 10 से 4 हो, और ये बेलगाम अधिकारी एसीएस उस आदेश को अंगूठा दिखाए, उस आदेश का माखौल उड़ाए। आज तक 10 दिन होने चला, क्या हुआ उस आदेश का? सवाल यहाँ है। और किसने इतनी ताकत दी एक अधिकारी को? लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर में लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है। सदन तक प्रत्येक दिन विधानसभा में हंगामा हो रहा है, और मुख्यमंत्री का आदेश को अंगूठा दिखाने वाला ये अधिकारी और खुलेआम शिक्षकों को गाली गलौज करना, खुलेआम जनप्रतिनिधियों का वेतन रोकना, खुलेआम बैठक में नहीं आने के कारण कुलपति का वेतन रोकना, ये क्या है? हाँ, बिहार वासी चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो। इसका मतलब नहीं है परिवर्तन के आड़ में आप इस तरह का माहौल उड़ाएं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दौर से बिहार गुजर रहा है और सरकार का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो चुका है सभा जी। और नहीं तो अरुण जी, प्रतिनियुक्ति मिलने से ये मामला हल नहीं होता। ऐसे अधिकारी को हम कह सकते हैं, ऐसे बदतमीज अधिकारी को सरकार को कठोर सजा देनी चाहिए और बड़ी सजा देनी चाहिए। ये एनओसी देके तो सम्मानित किया सरकार ने, और अभी तक मुख्यमंत्री के आदेश कूड़ेदानी में है। चलिए ठीक है, इसका जवाब देते हैं कि आखिर कुलपतियों की सैलरी क्यों रोकी? नहीं, एक देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि केके पाठक, अरुण जी, परिस्थितियां 1 महीने में नहीं बिगड़ गई। जो 1 महीने में आप सरकार से अलग हुए और 1 महीने में स्थिति नहीं बिगड़ गई है। सौरभ हैं, जयप्रकाश है, जो इनके मुद्दे थे वो पिछले 17 महीने से और पिछले 2 साल से चले आ रहे थे, वर्षों से चले आ रहे थे। नियुक्ति प्रक्रिया जब से शुरू हुई थी तब से ये सवाल उठ रहे थे, और तब से नियमावली बनी, नियमावली लागू हुई, और तब से टीआरई 1 टीआरई 2 आपके फेज में हुआ था, टीआरई 3 का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये मुद्दे सिर्फ अभी के वर्तमान के मुद्दे नहीं हैं। केके पाठक बिहार के अकेले ऐसे अधिकारी भी नहीं है जो सरकार की मनमर्जी के खिलाफ जाते हैं। ऐसे कई अधिकारी हैं जो उनके संदीप पौंडरी का नाम है, कई अधिकारियों का नाम है जो लगातार इस तरह के काम करते हैं, जो निश्चित रूप पे व्यक्तिगत रूप से उन्हें कह सकते हैं कि ईमानदार छवि के अधिकारी हैं, लेकिन हाँ, उनके जो फरमान होते हैं तुगलकी होते हैं, और हर सरकार में उस तरह से देखे गए हैं। केके पाठक के मुद्दे पर तो मुख्यमंत्री खुलकर सामने आए थे, ईमानदार अधिकारी बताया था, और उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। आपके भी पार्टी के जब सरकार थी और उस समय शिक्षा मंत्री ने ऑफिस आना छोड़ दिया था उनके चलते। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं, अभी जो विवाद हो रहा है, उसके बाद बीच का रास्ता निकाला गया, उन्हें भेज दिया। लेकिन एक बात तो बिल्कुल, जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं, एक बात तो आप मानिए कि बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा पहले से तो सुधरी है। हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, गांव देहात में जाते हैं, वहां भी देखते हैं टीचरों के आने जाने की जो नहीं स्कूल जाने की जो परिपाटी थी उसे उन्होंने किया। बच्चों जो स्कूल नहीं जाते थे वो भी स्कूल जाने लगे हैं। देखिए, इनके पास भी जितना सरकार, आपकी 17 महीने की सरकार थी, और ये पिछले साल जून महीने से ये सब इस डिपार्टमेंट में एससीएस के तौर पे आए थे। तो इस मामले में इनको अगर देखा जाए तो इनके लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं था कि बहुत ज्यादा वो कर सकते थे। हालांकि कई परिस्थितियां ऐसे ही विवादों के रूप में जो इनके अच्छे काम थे, इनके विवाद के चलते अच्छे काम ढक गए थे। लेकिन ये भी सही है कि इन्होंने एक माकुल जो है सुधार का काम किया था। आम जनमानस में सरकारी स्कूलों के प्रति जो उनकी जो भावना बन गई थी, चाहे सरकारी टीचर हो या गार्जियन हो, उनको उनके मन में जो भाव थे जो थे वो जरूर बदल गया था। जी, उस पे सवाल कहाँ है? क्या ये होना चाहिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कानून होता है, मैं वही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही बात बोल, अरे अरुण जी, मैं वही बात बोल रहा हूँ
कि उनकी जो अच्छी बातें थे, उनके जो तुगलकी फरमान के चलते वो सारे ढक गए। एक अच्छे अधिकारी हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो तुगलकी फरमान होता है और जो अपने ढंग से काम करने का उनको तरीका था, वो तरीका उनकी जो अच्छाइयां थी उन पे भारी पड़ गई हैं, जिसका नतीजा है कि आज सब उनसे नाराज है। चाहे वो शिक्षक नेता हो वो नाराज हैं, चाहे शिक्षक जो स्कूली टीचर हैं वो नाराज हैं, चाहे आप हो, चाहे पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, सभी उनसे नाराज हैं। लेकिन उनकी कुछ अच्छाइयां थी। अब सरकार ने बीच का रास्ता निकाला कि उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की बात कही गई। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने के लिए एनओसी दे दिया गया है। अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, लेकिन जो नए आएंगे अधिकारी नहीं, जी अमिताभ जी, लेकिन सवाल तो वही है, क्या हुआ उस आदेश का? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया हो तो उनका क्या हुआ? आज 10-12 दिन होने चला, क्या हुआ? सवाल कोई आए जाए उससे मतलब नहीं है, सरकार की इच्छा नहीं शक्ति तो पर अब तो सारा सिस्टम तय होता है, सारा चीज तय होगा कि क्या ऐसा नहीं, अब तो वही आदेश नहीं, कल भी दोहराया गया था, कल भी दोहराया गया था कि जो मुख्यमंत्री का आदेश होगा वही लागू होगा। हमारी सरकार का था। जी प्रीति जी। अमिताभ जी दरअसल राजद के प्रवक्ता महोदय को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब 17 महीनों में इनके लिए बड़े ही प्रेम पूर्वक इनका संबंध रहा और अब अचानक से इनका रवैया बदल गया है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, ये इस एनडीए की सरकार में बिहार में अफसरों के कोई भी ऐसे जो वो जनहित में नहीं हो, जो लोगों पर तुगलकी फरमान जारी करते हो, ऐसे कोई भी फैसलों को ये सरकार नहीं मानने जा रही है। और इसीलिए जो भी आमूल चूल जो परिवर्तन करना है, जो सुधार लाना है, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और उसके लिए जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी वो हम लोग की सरकार करेगी। और उसमें हमारे नेतागण लगे हुए हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय हो, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा है। चाहे टाइमिंग को भी लेकर अभी सभी लोग जो पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे, तो टाइमिंग को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल से जो बातों को उन्होंने रखा है, स्कूल का टाइमिंग वही रहेगा। इसके लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और यदि उसमें कोई अधिकारी रुकावट डालेंगे तो वो अपने स्तर से जो भी प्रक्रिया है वो निपटे जाएंगे। ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा कि कोई भी जो शीर्षक जो नेता है, जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की कोई अवहेलना करे। ये अब तो संभव नहीं है। हाँ, राजद शासन काल में हुआ करता था कि एक सचिव के डर से उनके जो है उनके शिक्षा मंत्री भागे हुए थे, वो नहीं आ रहे थे। तो लेकिन ये भाजपा एनडीए के शासन काल में ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास आते हैं। जी जयप्रकाश जी बोलिए। जी मैडम, प्रीति शेखर मैडम से मैं पूछना चाहता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक संघों से वार्ता में कहा था कि जो शिक्षक की मांगे हैं राज्यकर्मी की वो जायज है और उनको उनके जिले से अलग नहीं करना चाहिए। और इसके लिए पूरा बीजेपी सड़क पर भी संघर्ष किए थे लोग, जिसमें एक इनके कार्यकर्ता की बलि भी चढ़ गई थी। तो क्या आशा रखा जाए मैडम जी की राज्यकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक स्थानांतरण दोनों घोषणा हो जाएगा आचार संहिता से पहले? जयप्रकाश जी, बिल्कुल हमारी पार्टी के नेताओं ने जो आपको आश्वासन दिया था हमारे बिहार के सम्मानित शिक्षकों को कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो निश्चित रूप से मिलेगा। और अब आपने देखा होगा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से जो उनकी जो मांग थी कि ऑनलाइन एग्जाम में जो परेशानियां आ रही थी बहुत लोगों को, तो अब उसमें ऑफलाइन भी जोड़ा गया है आप ही लोग की डिमांड पर। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता, एक सिरे से नहीं नकारा जा सकता है कि एक एक करके हम आते हैं बातों पर। तो ये एक पॉइंट ये भी जुड़ा, राज्यकर्मियों के दर्जा की बात हो या चाहे ऑनलाइन जो अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात सौरभ जी कर रहे थे, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावे एक तैयारी बढ़ाया जा रहा है और नियुक्तियां बढ़ाई जा रही है उसके अलावे, जिसमें ज्यादा लोग उसमें भाग ले पाएंगे और ज्यादा लोग शिक्षक नियुक्ति में अपना योगदान दे पाएंगे, तो उनके नियुक्ति की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो आप देखिए इधर उधर करिए तो कुल मिला के शिक्षकों के हित में है, बिहार के हित में है। और एक बात देखिए, ये बात कहाँ से आई, जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आई उसके लिए टेस्ट लिया जा रहा है। जो पूर्व में जो अनुबंध हुए थे उस आधार पे उनका जितना भी कार्यकाल था उसमें उनको जो भी वेतन की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी राज्यकर्मी के दर्जा के अलावा बाकी उनको सब मिलना था। लेकिन सभी हमारे सम्मानित शिक्षकों की आवाज उधर से बुलंद हुई कि नहीं, हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए।
तो उस आधार पर ये आप लोग भी अवगत होंगे कि कोई जब नियम बनता है उस आधार पर जब कोई नियुक्ति होती है और उसमें यदि कोई फेरबदल करना है तो फिर से अमेंडमेंट करना होता है, या आपके अनुरूप जैसा आप चाहते हैं कि आप राज्यकर्मी का दर्जा मिले तो उसके लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, और अपनाना पड़ता नहीं तो फिर कल को कोई हाईकोर्ट में चैलेंज करेगा, फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो इसको लेकर सरकार गंभीर है, उस और प्रयास कर रही है। यह जयप्रकाश जी, बिल्कुल निश्चिंत रहा जाए कि सभी समाज शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जरूर से मिलेगा। इसमें हमारी पार्टी हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मैडम, सबसे पहले तो राजकर्मी का दर्जा हमें बिना परीक्षा मिले, ये भाजपा की ही मांग थी, और भाजपा इसी के लिए सड़क पर उतरी थी कि बिना परीक्षा राजकर्मी दिया जाए। दूसरा चीज कि इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है। मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार ने 2018 में जो वहां के पहले के शिक्षक थे उनको राजकर्मी बनाया, कोई परीक्षा नहीं लिया। तो फिर ये मुद्दा कहाँ से आ गया परीक्षा वाला, जब आप ही की सरकार मध्य प्रदेश में देती है, बिहार में नहीं देती है। आप ही की सरकार मांग करती है सड़कों पर उतर करके बिना शर्त राजकर्मी दिया जाए, और आप सत्ता में आते हुए तुरंत पलट जाते हैं, कहते हैं नहीं इसमें टेक्निकल पेच है। ये कैसे हो गया? कहाँ पलट रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? इस बात के लिए तो हम लोग कभी नहीं सहमत हैं। राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग पहले भी आवाज उठाते रहे, और आज सत्ता में भी है तो हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई भी इससे वंचित नहीं रहेंगे, इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग सरकार को प्राप्त है, और वहां पर शिक्षकों का मान सम्मान रहेगा। कहीं से भी उसके लिए लगातार चिंतित रहे। आप देखे होंगे कि जब सभी सम्मानित शिक्षकों ने जब प्रदर्शन किया था तो हमारे मुख्यमंत्री द्वय ने उनसे वार्ता की, और उनसे बात करके उनके जो भी पॉइंट्स आए थे उसको लेकर सकारात्मक पहल हुई, और आगे भी बात आगे बढ़ रही है। आगे भी संवाद से कोई भी विवाद का हल हो सकता है। अगर कोई मुद्दे हैं तो हमेशा से बिल्कुल स्वागत है। एक उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखने से मुझे लगता है निश्चित रूप से समाधान होगा। उसके लिए दोनों तरफ से कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, ये मुझे लगता है। सौरभ जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी सौरभ जी। प्रीति मैम, बता दें कि आप तो अगर आपको बीच का रास्ता अगर निकालना है तो आप तो ये भी कह सकती हैं, क्योंकि बीजेपी की तो बजरंग प्रवक्ता और नेतागण तो ये कहते हैं कि जो शिक्षा विभाग है वो जेडीयू के पास रहा है। तो 17-18 साल से तो आप भी सरकार में थे ना, तो आज पहला बार थोड़ी हुआ है कि आप कुछ बात को बदल दें, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर आपके जो नेता कहते थे उसका क्या हुआ? तो आप अब कह रहे हैं कि तीसरे फेज की बहाली निकल गई, चौथे फेज की बहाली में सीटें बढ़ाई गई। अरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट भाई, मिनिमम कट ऑफ को पार करने वाला कोई भी महिला या पुरुष जिसका एज खत्म हो गया है, लैप्स हो गया है, उसका क्या हुआ? आप तो वहां पर कुछ नहीं बोले। एसटीटीए पेयरिंग का बहुत बड़ा मुद्दा था, प्रथम फेज की बहाली में उसको मिला जी। और अमिताभ सर, यही तो मुद्दा है जिसका सोल्यूशन ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग कभी बोरी बेचने के नाम पर निकालेंगे प्रॉब्लम, कभी स्कूल की टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम निकालेंगे, कभी लेकिन सौरभ, लेकिन जो डिप्टी सीएम के साथ टीचर की जो आपके एसोसिएशन के लोगों की जो बैठक हुई थी, जो बीजेपी दफ्तर में जो बैठक हुई थी, उसमें जो 5 मांगे की गई थी, उन मांगों में सिर्फ जो नियोजित शिक्षकों के लिए जो परीक्षा ले उससे संबंधित जो मांगे थे वो मांगे थी जो डिप्टी सीएम के सामने लाई गई थी। क्योंकि उस बैठक का कवरेज हमने भी किया था। उसमें जो पहला मांगे था, उसमें जो पहली मांगे थी उनकी मांग थी कि जी बोलिए। हम बता दें कि 14 तारीख को दिन 14 तारीख बसंत ना अमिताभ सर को बोलने दीजिए ना, वो 5 मांग हम बता रहे हैं, उस पर चर्चा हो जाएगा। नहीं हुआ या नहीं, अमिताभ सर वो हो जाएगा, ठीक है, उस पर आ जाइएगा। हम जो बात कह रहे हैं कि 14 नहीं, उसमें जयप्रकाश जी जो मांगे थे, सबसे पहले था जो परीक्षा पात्रता परीक्षा था उनका, उस पे उनका विरोध था। उस पे कहा गया कि ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए थी, जो मांग की गई थी। फिर सरकार की तरफ से हुआ कि 3 नहीं वो 5 परीक्षा ली जाएगी। इस पे उन्होंने बोला कि बात करेंगे। दूसरा जो मुद्दा था कि कई ऐसे नियोजित शिक्षक थे जिनको परेशानी थी ऑनलाइन परीक्षा देने में, कि जो ऑनलाइन नहीं किया जाता तो ऑनलाइन परीक्षा थी, उसके लिए उनका था कि ऑफलाइन भी परीक्षा हो, ताकि जो ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं उनको ऑफलाइन में मौका मिल सके। क्योंकि कई टीचर ऐसे थे जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, वो नहीं चला सकते, तो उनको परेशानी हो रही थी। तो वो एक ऑफलाइन का एक मुद्दा है जो पहले नहीं था। तीसरा एक मुद्दा था जो बात उठी थी कि जो अगर ये परीक्षा नहीं पास करते हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक 3 मांगे ये थी, और 2 मांगे साथ मैं मिस करूँ, आप बताएंगे। लेकिन ये मुद्दा जो था कि एक का स्थानांतरण का था, जो बदली किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और जो 5वां मांग था कि जो समान इंडेक्स में वेतन दिया जाए, जो वेतन दिया जाएगा, वेतनमान तो मैं वही कर, लेकिन समान इंडेक्स में दिया जाए। ये अमिताभ सर, ये मुद्दा नियोजित शिक्षकों के साथ था, लेकिन उसके पहले 14 फरवरी के दिन हम लोग गए थे 2 बार हम लोग मिले हैं, 14 फरवरी को और 19 फरवरी को।
सम्राट चौधरी जी स्पष्ट बोले थे कि इस मामले को हम मुख्यमंत्री जी के पास, हम लोग पास दो डिमांड थी। एक, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो चिट्ठी शिक्षा विभाग से बीपीएससी को भेजी गई थी, तो ये बोले कि सम्राट चौधरी कि हम निश्चित रूप से अगर से भेजी गई है सूची तो हम उसको देखते हैं और मुख्यमंत्री जी के पास हम इस मामले को लेकर जाते हैं। तो बात ये है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर तमाम बड़े लोग, सुशील मोदी जी कहते थे, अब बात खत्म अगर हो गया है तो अब हम यही ना मान के चले कि अब किसके पास जाए। जब आप सरकार में हैं तो फिर भी आप नहीं कह रहे हैं, नहीं, जब आप कुछ नहीं मुद्दे थे जो तो फिर ये भी आप 5 बोलते हैं। देखिए, जो 5 मुद्दों पे जो बात हुई थी, उस 5 मुद्दों को लेके जो बात सरकार के स्तर पर भी हुई थी और उस मुद्दों को लेके शिक्षा विभाग से मंतव्य भी मांगा गया था और जो ये कार्यसूची में था और कहा गया था कि इस पे फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी जो प्रस्ताव है प्रस्ताव के रूप में ही था। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस के पाठक जो नजरों पे चढ़े हैं और के पाठक ने जो गुस्ताखिया की वो यही थी कि सरकार के आदेश के बावजूद जो विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जा रहा था उससे भी वो मानने को तैयार नहीं थे। राजभवन के साथ जो टकराव हो रहा था उस पर सरकार कतई खुश नहीं थी। पहले वो शिक्षकों जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कुल सचिवों की बैठक बुलाते हैं, नहीं आने पर उनका वेतन बंद कर दिया जाता है। राजभवन से सीधे तौर पे ये पिछले सिर्फ अगर हम देखें तो पिछले ये 10 महीनों में ये करीब तीसरी चौथी बार जो सीधा टकराव के सीधे टकराव की स्थिति थी और उसके बाद जो मैंने जो कुल सचिव थे, जो कुलपति हैं, वो बिल्कुल असहज थे कि वो राजभवन की मांग माने या शिक्षा विभाग की बात माने। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बड़ा पसोपेश की स्थिति में थी और इसके चलते एकमात्र उपाय था कि उसके चलते कि के पाठक को वहां से हटाया जाए और उसके बाद के पाठक को वहां से हटाने की कार्रवाई की गई। अब देखिए, अब ये मुद्दा आता है कि जो अरुण जी भी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के आदेश को भी नहीं माना गया। निश्चित तौर पर यह ऐसा पहली बार हुआ कि कोई अधिकारी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनके अधिकार को और उनके जो आदेश था उससे भी चुनौती दे रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जो लेटर जो निकला वो भी कोई फर्जी लेटर नहीं था, विभागीय लेटर ही था। बाद में सामने आया कि विभागीय लेटर जिसे के पाठक के द्वारा बता दिया है कि फर्जी लेटर और फिर से एक आदेश नया निकाल दिया गया। तो ये सब देखिए, जो व्यवस्था थी उसमें कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही थी, कई तरीके के ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिससे सरकार की स्थिति काफी पसोपेश में थी। और ये पूरा मामला, सही बात है कि जो शिक्षकों का मामला था और सब कुछ की धुरी जो है, इससे पहले जो देखिए TRE 1 और TRE 2 में जो गड़बड़ियां हुई थी उस मामले को लेके भी तीनों की जो टकराव थी, के शिक्षा विभाग का अलग पैमाना था, आयोग अब बीपीएससी जो है अपना अलग पैमाना रखता था, सरकार अपना अलग रखती थी और त्रिकोण में ये पूरा मामला फंस के रह गया था। सौरभ, हम लोग कई भी इस बार इस मुद्दे को लेकर भी कई बार पहले भी बैठे हुए थे और हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से नियमों में बार बार बदला जाना, नियमों का जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा था कि कोऑर्डिनेशन नहीं थी और ये कोऑर्डिनेशन के चलते ये पूरा जो शिक्षा विभाग है पिछले जो हम कहें तो करीब 10 महीनों में पूरा शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो माहौल हुआ, वो जो अच्छाइयां थी वो बिल्कुल दब गई, जो निगेटिव चीज जो थी वो ज्यादा हावी रही। सर, ये तो मुद्दा उसी वक्त से शुरू हो गया जब के पाठक सर का ये पत्र आ गया था कि आप मीडिया चैनल में, जैसे अभी मैं बैठ के बोल रहा हूँ, वो तो ये यहाँ तक स्ट्रिंग लेवल पर पैनिक कर दिया गया था कि कोई मीडिया में बयान देता था तो उसका वेतन काट दिया जाता था, बर्खास्त कर दिया जाता था। एक और जानकारी आपको जयप्रकाश जी दे दूं कि कम से कम 8-10 पत्रकारों पे केस हुआ कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आप कैमरा लेके स्कूल के कैंपस में आप नहीं प्रवेश करेंगे। मेरे न्यूज़ 24 के ही कटिहार के रिपोर्टर के खिलाफ वहां पे प्रिंसिपल ने कि स्कूल में थाने में केस कर दिया, उनके साथ मारपीट करके उनके कैमरे तोड़ दिए गए थे। और जो प्रोटोकॉल था वो क्या था, आप डीओ से जाके परमिशन लेंगे, जिलाधिकारी से लेंगे और उसके बाद उस स्कूल के प्रिंसिपल से लेंगे, तब आप कैंपस में जाएंगे। मतलब कि ये पूरी प्रक्रिया है, आप चाह के भी अगर कुछ थी वहां पे तो आप नहीं जा सकते हैं वहां पे। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं था, कई जगह जो ये थी, क्योंकि देखिए जब बड़े अधिकारी जब नियमों को नहीं मानते तो नीचे के जो लोग होते हैं ना वो स्वतः ही ये मान के चलते हैं कि हमारे नियम कानून कोई मायने नहीं रखते हैं। 7 से 8 पत्रकारों के पे एक FIR दर्ज किया गया कि इन्होंने गलत तरीके से सरकारी काम में बाधा डालने का FIR दे के जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मामले कई थे, शिक्षकों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। आपके जो संस्था थी, संस्था में काम की आप संस्था की तरफ से नहीं आप बोल सकते हैं, उसको लेके विवाद हुआ, जो संगठन को लेके हुआ था। तो ये तमाम चीजें थी जिसके चलते नाराजगियां थी, जो उनके बारे में जो नकारात्मक चीजें थी वो ज्यादा हावी रही। एक प्रश्न तो सर राजद प्रवक्ता सर से भी बनता है कि इन्हीं के रीजन में लोकतंत्र की हत्या शुरू हुई, बोलने पर पाबंदी लगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई। उस वक्त ये लोग कुछ भी नहीं बोले, केवल सरकार में बने रहने के लिए। कब बताइए तो, कब
लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति की आजादी पर तो प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाती है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने सर एसीएस तो खेती ऑफिस के बाहर जम के पीटा गया ना, आपको मामला दर्ज हुआ हाँ, ना, केस ठीक है सर, वापस लेकिन हुआ। एसीएस आज तक एसीएस राजद कार्यालय से बाहर आप आए 17 महीने में, कभी लाठियां चली, कभी एफआईआर हुआ, दौड़ा अरे दौड़ा के अरुण जी आप भूल गए हैं उसी सड़कों पर शिक्षकों भारत की मांग को लेकर सब लोग जब उतरे थे तो कैसे महिलाओं पर भी कैसे पानी के फव्वारे छोड़े गए। अब आप भूल गए कि कैसे डंडे बरसाए गए, एक हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई, यह भूल गए आप अरुण जी। सर आपसे शिकायत नहीं है, लेकिन ये तो बात तय है कि सर आपसे शिकायत नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि आप ही के शिक्षा मंत्री जब थे तभी ये नियम बना था कि आप बोल नहीं सकते हैं। हम आपके हिमायती हैं, आपके पक्षधर हैं। अगर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा कैबिनेट में पास हुआ, देने की बात हुई थी, यह संकल्प तेजस्वी यादव जी का था। 2016 से तो सड़क पर मर्रा रहे थे, धरना दे रहे थे, धरना के लिए परमिशन नहीं मिलता था। तेजस्वी यादव जी 12 बजे 1 बजे रात में जाके आपके साथ बैठते थे। जब सरकार हमारी बनी तब ना राजकर्मी का दर्जा का कैबिनेट में हमने पास कराया। और सर उसके सुनिए, मामूली परीक्षा लेके देंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आ गई, आपने देखा किस तरह से कठोर एग्जाम दिया। इसके पीछे क्या राज है आप समझिए। नियोजित शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने का षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं मोदी जी दिए थे? 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब डिप्टी सीएम मोदी जी थे तो कहते थे ना नियोजित शिक्षकों को, भगवान भी धरती पर आ जाएंगे, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, कहता था कि नहीं। लेकिन जब हमारी सरकार आई, तेजस्वी यादव जी का जो प्रोमिस था पूरा किए कि नहीं किए। लेकिन आज बैठी है कृति जी, बहुत एकदम झगड़ा के बोल रही हैं। अब वही आंदोलन सड़क पर उतरे थे कि बगैर शर्त दीजिए राजकर्मी का दर्जा, दे दीजिए ना, कानून पास करा दीजिए ना। चल रहा है अरुण जी, बड़ा आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कैसे इसी बिहार की धरती पर चरवाहा विद्यालय खोलने के नाम पर चारा ढोया गया और आज उसकी सजा आपके नेता भुगत रहे हैं। आप भूल कैसे गए अरुण जी? आपको भूलना नहीं चाहिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो लालू जी ने किया है। वो आपकी पार्टी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को धकेलने का काम किया है। अरे आप बच्चों को मुन्ना बेटी पढ़ती जाए, सर मेरी एक बात सुन जाए, कलेक्शन कर लिया जाए। सर मेरी एक बात सुन जाए, आप बताइए अरुण जी कौन सा सर मेरी एक बात सुन जाए, कलेक्शन कर ली जाए। कुछ नहीं, आप कुछ भी कहें, राजद ही शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ढकेला है आज की स्थिति में। इसलिए अरुण जी आपको बोलने का हक नहीं है। आप मुद्दे की बात करिए। मेरी बात सुन लीजिए सर। सौरभ जी का जो कंसर्न है समझिए, ठीक है सर, एक बात सुन लीजिए। अरुण सर 1 मिनट सर। अरुण सर सुशील मोदी सर बोले थे कि कोई भगवान भी आ जाए तो पूर्ण वेतनमान नहीं दिया जा सकता। राजकर्मी का नहीं बोले थे, उसको करेक्शन कर लिया जाए, पूर्ण वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। आपको धन्यवाद कि आपने हमें राजकर्मी सर बात सुनिए, आपको धन्यवाद, आपने हमें राजकर्मी बनाया। सर बात तो सुना जाए प्लीज। सर बात तो सुना जाए। आपने सर हमें राजकर्मी दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम ये मानते हैं कि राजद के कारण ही राजकर्मी मिला, लेकिन पूर्ण वेतनमान आपने नहीं दिया सर, इसकी भी मलाल हमें है। और बीजेपी से भी हम आशा करते हैं कि आप हमें पूर्ण वेतनमान दे दीजिए। वो पूर्ण वेतनमान के संदर्भ में बोले थे, वो अभी भी हम लोगों को नहीं मिला है। राजकर्मी मिला है तो हमारा वेतन वही रह जाएगा, पूर्ण वेतनमान कहाँ मिला? आज भी स्कूलों में वेतन असमानता रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी की पार्टी आपके साथ है। जिस सवाल को लेकर 1 महीना पहले उतरी थी प्रीति जी और भारतीय जनता पार्टी कि बगैर शर्त हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, दे दे पूरा हाँ, ये बात सर दे दे, पदस्थापन नीति में बदलाव करेंगे, दे दे।
इस बात का मैं समर्थन करता हूँ अरुण सर जी, कि भारतीय जनता जयप्रकाश पार्टी जी, उत्तरी थी, उनको अब दे देना चाहिए। आप पहले सुन लीजिए, आप जवाब भी सुन नहीं लीजिए। देती है आप सब, दोगली अरे राजनीति अरुण जी, से अब आप अरुण भी जी, बोलते रहिएगा कि आप अरुण जी अब दूसरों की सुन भी लीजिए, सुनिएगा। जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप हाँ बोलिए अरुण प्रीति जी जी। पहले ये धैर्य से इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता समझाइए। पार्टी आपके पार्टी के समझाइए तरह ना। नहीं है, जो कि अपने ही डिपार्टमेंट में अपने जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं कर पाए, जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण न कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी जब आपकी सत्ता में सरकार सम्मिलित हुई है तो लोगों से संवाद भी कर रही है, अधिकारी और चाहे जयप्रकाश जी हो या आपके सौरभ जी हो, एमएलसी इस बात को, चिल्ला के अरे अरुण जी सामने 2 मिनट आप सुन लीजिए आदेश भाई। एक पारित आप पहले करवाया सुन लीजिए, जाए। अब चिल्ला कर बोलने से अब ऐसा तो नहीं है कि अब आप ही की बात लोग सुनेंगे सिर्फ। अरे आप अरुण जी, जवाब अरुण जी, आप सुनिएगा, अरुण जी मौका वो देंगे। आप अपने समय में आप बोलिएगा। अब आपके समय में दूसरा डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो आपको भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा है कि देखिए, जयप्रकाश जी, सौरभ जी भी इस बात को तो नहीं झुठला सकते कि भारतीय जनता, तेजस्वी जी ने उनके साथ संवाद कभी नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमेशा उन संवाद के लिए वो आगे बढ़कर आए और उनकी जो भी मांगे थी। आप फिर आप बीच में बोल रहे हैं, अरे सुनिए ये मेरा झूठ अरुण जी, क्यों बोलिएगा? आज आप झूठ बताइए कि अरे जो शिक्षकों को जो नहीं नहीं, परेशानियां थी, अरुण जी, अरुण जी, देखिए, अरुण जी, अब अरुण जी, अमिताभ प्रीति जी के बाद पहले आपके बंगाल पास से आएंगे। बात कर लीजिए फिर। अरुण जी, ने संवाद किया, डिप्टी सीएम ने अरुण जी, संवाद किया। अरुण जी, प्रीति जी के बाद आपके पास आएंगे, तब आप सारी बातों का जवाब दे दीजिएगा। अभी प्रीति जी को नहीं, आप प्रीति जी नहीं, अरे ठीक है, अरुण तो जी, आप जब आपको डिबेट जो, की एक अरे जब मर्यादा आपको होती है, मिलेगा तो सभी अपने आपको जब अपने मिलेगा वक्त मौका में आप बता अपनी बातों दीजिएगा। को रखें तो अच्छा है। हाँ एक बोलिए मिनट प्रीति जी। अरुण जी, सिर्फ अंतिम बात आपसे आग्रह होगा कि डिबेट की कुछ मर्यादा है, आप हम उसका पालन करेंगे तो नहीं सभी आप लोगों को बोलिए, आप अच्छा बोलिए, आनंद आएगा, वाद विवाद। बोलिए, बोलिए। जी, जब तो आप इसमें मैं झूठ यही कहना परोसेंगे तो बीच में सर बोलेंगे बोल ही। लेने दीजिए, सुन लिया जाए, बात हम सुन लिया झूठ जाए। बोलेंगे तो आप सच बोल दीजिए अपने बारे में। आप बीच में बात मत कराया करिए, हमारे यही नेता नहीं आपकी मिलते आदत बहुत खराब है आप ये कि कैसे आप कह चाहते दिए? हैं कि सबका समय आपको लाठी ही मिले, आपसे हम चला अपनी बातें न रखें, आप ही चिल्लाते रहे। अभी भी अरे चुप तो नहीं अरुण होइए। जी, आपको जब अरे आपको जब आपकी बोलने का, बारी आएगी अरे तो आप आपको बोलिएगा जब बोलने का फिर। मौका मिलेगा, बोलिएगा ना, आपके पास आ रहे हैं ना। अधिकारियों की औकात थी क्या? बोल मुख्यमंत्री लीजिए। जी आते अरुण थे, सर बोलने आप दिया जाए, पालन नहीं सुना होंगे, जाए कम से आदेश का कम। पालन नहीं होगा है। अरुण सर, और प्रीति कुछ मैम को अरुण जी, बोलने दिया जाए, एक सुन मिनट, लिया और जाए। और कुछ है तो बोलिए, पहले हम सुन लें तब हम जवाब देंगे। पहले और कुछ बोलना है, बाकी है तो बोलिए। इसका जवाब दीजिए। आजादी के बाद ऐसी आया था नौबत, मुख्यमंत्री जी का 10 दिन आदेश हो गया, एसीएस का, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का एनओसी भी आप दे दिए, लेकिन क्या हुआ आदेश का? लोकतंत्र रो रहा है। प्रीति जी, आप लोग सरकार में है, और कोई सवाल है सर? और कोई सवाल है? सवाल यही सर है, और बिना कोई सवाल है? शर्त के जी जी, कर्मी का दर्जा, आप सुनेंगे श्रीमान, आप सुनेंगे तो हम बोले। मांग स्वीकार कर लीजिए, इस पे जवाब दे दीजिए 4 पॉइंट पे, बस मुद्दे जी। की बात करिए, घुमाइए नहीं एकदम जिलेबी एकदम, क्या हुआ? बिल्कुल। सबसे पहले सबसे अरुण जी, सबसे पहले तो आजादी के बाद जितना शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ढकेलने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, उसको पूरे देश ने देखा है कि कैसे स्कूटर पे चारा ढोकर और चारा खाकर अभी भी लोग घोटाले की शेयर कर रहे हैं और जेल बेल पर हैं लोग। तो यह दूसरों को मत बताइए आप। और अब आइए आप एनडीए सरकार में, अब जब भाजपा जेडीयू की शासन व्यवस्था है तो जो भी शिक्षकगण है उनकी मांगों को माना जाए। आप इनको म्यूट करिए प्लीज। अरे आप बोलते रहिए प्रीति जी, आप बोलते रहिए। अब आप इनको ऐसा म्यूट करिए, ये बीच में बार बार बोल रहे हैं, ये तो एकदम कोई, ये मैनर ही नहीं है। और देखिए सभा जी, आप आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संवाद कर रहे हैं और हम आपको इस चैनल के माध्यम से भरोसा देते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो पैनल में भी है, कि अभी तक भी जो त्रुटि रह गई है, आप ये भरोसा रखिए कि हम लोगों की भी बात होती है शीर्ष नेतृत्व से, वो इसको लेकर बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संजीदा तरीके से इन बातों का अवलोकन कर रहे हैं और धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो सबसे पहली बात है कि उनको जो ऑनलाइन एग्जाम देने में कठिनाइयां हो रही थी, उसको भी अपडेट किया गया, उसमें संशोधन करके ऑफलाइन जोड़ा गया। उनको था अटेम्प्ट में, वो भी अटेम्प्ट बढ़ा के 3 से 5 किया गया। तो जो महत्वपूर्ण मांग थी, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो आप लोग की तरफ से आ रहे लगातार, जो उम्र के संबंधी जो छूट मिलनी चाहिए या फिर उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में भी यह जानकारी दी गई है कि उसके अलावा हाँ,
उम्र की छूट संबंधी एक इश्यूज है, उसको भी लेकर हल करने का प्रयास किया जा रहा है पार्टी के स्तर पर। मुख्यमंत्री जी से वार्ता चल रही है। अगर सकारात्मक संदेश आएगा तो वो भी संदेश आप लोगों के सामने होगा, लेकिन उसी का दूसरा पहलू ये है कि अब लोगों को ज्यादा मौका भी मिलने जा रहा है, तो इसको भी नहीं झुटलाया जा सकता। हमारा कहने का यही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके तरीके से सभी बातों को सुन भी रही है और जो समस्या उसका समाधान करने के लिए अग्रसर भी है और वो कमिटेड भी है, तो उसमें हमारे नेतागण लगे हुए हैं। अब आज का जो डिबेट का जो विषय हो रहा था कि के पाठक जी के स्थानांतरण से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए यह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब शामिल है तो ऐसे किसी भी अधिकारी जो कि सरकार की बातों की अवहेलना करते हो, जो जनहित में ना जाकर के लोगों को एक तुगलकी फरमान जारी करते हो, तो उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये राजद का शासनकाल नहीं है कि उनके मुख्य वो जो शिक्षा मंत्री जो है वो डर से जो है डिपार्टमेंट ही नहीं आ रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का समय है, इसमें आप निश्चिंत रहिए। लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो भी डिसीजन लेने होंगे सरकार लेगी, समय पर लेगी और सबको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इस बात को के लिए हमारी पार्टी, हमारी सरकार लोगों को आश्वस्त करती है। जी ठीक है, चलिए अरुण जी अब आप अपनी बात रखिए। प्रीति जी एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दी, सिर्फ घुमाने के सिवा। कहते हैं हमारे अब सरकार लीजिए, में अब आपको जब सीधा चल रहे हैं आपका जवाब दे तो आप कह रहे हैं कि घुमा कर बोल रहे हैं। कौन सा जवाब नहीं मिला बताइए? आजादी के बाद से वर्तमान तक सब आपको हिसाब दे दिए, जो सवाल थे सबका हमने जवाब दिया। आप बोलिए। आप मैं बता रहा हूँ 10 दिन से अधिक होने चला, मुख्यमंत्री जी का आदेश अभी तक वो कूड़ेदानी में पड़ा हुआ है। गालीबाज अधिकारी शिक्षक, अरे चंद्रयान चांद पे पहुंच गया और आप धरती पर ही भी टिके हुए हैं। इतनी सारी बातों का जवाब दे दिया और आप घुमा फिरा के एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं ना। जवाब दिया ना कि जो मुख्यमंत्री कह दिया उसी का पालन होगा। जो मुख्यमंत्री जी जो आदेश दे चुके हैं वही पालन होगा। चलिए आप बात नहीं सवाल कर रहे हैं। अमिताभ सर, हाँ सौरभ, बिहार हाँ, सरकार सौरभ। ने सम्मानित किया। हाँ सौरभ अमिताभ सर, हाँ, जी बोलिए। अमिताभ सर, सर आपको आपका अनुभव तो है, आपका अनुभव इन नेताओं के, इन प्रवक्ताओं के बात पर भरोसा करते हैं क्या? हम तो नहीं करते हैं, हम तो नहीं करते हैं। हम तो रोज 3-4 डीवी चैनल पे बैठते हैं, इनके बात पर क्या भरोसा करें? जिनके सरकार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अपनी बातों से मुकर जाए तो उसके प्रवक्ताओं का क्या बयान का भरोसा? हम नहीं करते हैं। आप करते होंगे या कोई करता होगा, हम तो नहीं करते हैं। हमने बीजेपी, न आरजेडी या तमाम जितने भी व्यक्ति के देखिए, उनकी सब देखिए बातों सौरभ, पर यहाँ वही की है। मुद्दा देखिए, हम मुद्दा यहाँ सरकार पे के है जी, जो शिक्षकों की समस्या है, मुद्दा वो है जो शिक्षा विभाग की स्थिति है, मुद्दा वो है जो सरकार के जो हालात हैं। देखिए, यह किसी प्रवक्ता की अपनी एक लिमिट होती है, वो बात को पहुंचाने तक का काम कर सकता है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना नहीं, चाहे वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हों। हमारा भी जो यहाँ, हमारी जो भी स्थिति होती है, नहीं, हमारी भी जो स्थिति होती है, हम लोग सिर्फ मुद्दों को उठा सकते हैं, लागू तो कर नहीं सकते हैं। चाहे आप हो, सौरभ जी हो या प्रकाश जी हो, आप अपने शिक्षक नेताओं की बात हम तक पहुंचाते हैं, हम आपकी बात वहां तक पहुंचाते हैं। वही काम इन प्रवक्ता सबका भी, प्रवक्ता जो हमारे गण है उनका भी है, वो भी अपनी पार्टी तक बात पहुंचाएंगे। तो ये, लेकिन एक निष्कर्ष होना चाहिए, एक डिबेट होना चाहिए, जिससे एक पॉइंट निकले कि जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने किया, कई मुद्दे आए थे, कई मुद्दों को किया और कई मुद्दे वहां तक पहुंचे और उस पर चर्चाएं भी हुई हैं। देखिए, ये मुद्दा आज का जो था ये बिल्कुल है, चाहे वो प्रीति जी जो कहें, अगर आपकी समस्या को सुने, अरुण जी जो बोल रहे हैं, मुद्दा वही है कि एक अधिकारी के चलते शिक्षा विभाग की इतनी किरकिरी भी हुई थी। जो अच्छे काम थे वो दब गए, लेकिन किरकिरी हुई थी। ये बात सही है कि विधानसभा में आदेश निकला और आदेश जब निकला शिक्षा विभाग का तो बाद में उसे फर्जी बता दिया गया कि भाई ये फर्जी लेटर था। जो पहले से जो चली आ रही थी समय सारणी, वही समय सारणी रहेगी। और इन्हीं मुद्दों को लेके जो टकराव की स्थिति बनी तो उनको यहाँ से विदा किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या के पाठक के जाने के बाद शिक्षकों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या के पाठक के जाने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या के पाठक के जाने के बाद जो विवाद ये उठ रहे थे,
जो शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को, नियमावली को लेकर क्या वो नियमावली खत्म हो, क्योंकि जो 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी उसमें के पाठक भी थे, जो नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेने का जो बना था, टर्म बना था, उसको लेके था। तो अब ये सवाल उठता है कि इसके आगे क्या होगा और आगे क्या करने वाली है सरकार, उस पे सभी की निगाह लगेंगी। सभा देखिए, अब जो है के पाठक चंद दिनों के मेहमान हैं, नए एससीएस आएंगे, उसके बाद क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा। इस बार ऐसा माहौल बना कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी लोग चाह रहे थे कि के पाठक के चलते सरकार की बदनामी हो रही है और शिक्षकों की जो समस्याएं थी उनमें उनका निराकरण नहीं हो रहा था। तो अब सरकार ने वो बीच का रास्ता निकाल दिया, के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, नए एसीएस आएंगे। अब देखने वाली बात है क्या इस चीज से क्या जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो पाएगा, क्या आने वाले दिनों में वो उनकी समस्याएं दूर हो पाएंगी। क्योंकि देखिए अब 10 दिन बचे हुए हैं और 10 दिन के बाद जब आचार संहिता लग जाएंगे तो निश्चित तौर पे है कि उस दौरान फिर जो इनकी मांगे जो थी वो कम से कम मई तक तो पूरी नहीं हो पाएंगी। मई के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है, वो जैसा जयप्रकाश जी बार-बार बोल रहे थे कि हमारे पास अब समय नहीं है, आचार संहिता लग जाने के बाद फिर हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो हालात जो बन रहे हैं वही बन रहे हैं कि फिर से इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है इनकी जो समस्याएं थी उसके लिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में अब के पाठक की छुट्टी होने वाली है। कहा जा रहा है कि सरकार से पंगा लेना उन्हें महंगा पड़ गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो ये उठता है कि क्या के पाठक के जाने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या रहेगा? जो शिक्षकों को परेशानी हो रही है, कहा जा रहा है, ये भी बीच में हुआ था कि के पाठक के तुगलकी फरमान के कारण शिक्षकों को परेशानी हो रही थी, लोगों को परेशानी हो रही थी। तो क्या अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह का रहेगा? क्या तुगलकी फरमान वगैरह आगे भी जारी रहेगा या नहीं? ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।